नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के जुलाई माह में चर्चा में रही साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को विस्तार पूर्वक देखेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहां पर डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है। आप जानते हैं कि भारत का जो है चंद्र मिशन चल रहा है, जिसके तहत चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भेजा जा चुका है और अभी वर्ष 2023 की 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। इसके लेके जाने वाला लॉन्च व्हीकल कौन सा था? प्रक्षेपण यान था हमारा GSLV Mark 3, जो इसे कहाँ तक लेके जाएगा? इसके निर्धारित स्थान तक लेके जाएगा। अभी ये जो है अपने स्थान तक पहुंच चुका है, यानी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है चंद्रमा पर। कब हुई है इसकी लैंडिंग? तो दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग हुई है। और किस दिन हुई है? तो 23 अगस्त को इसने लैंड करा है। कहाँ लैंड कराया है? तो हमारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंडिंग करी है। अब देखिए, हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही इसे क्यों भेजा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहाँ पे काफ़ी वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि वहाँ पर हमें सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी सटीक और बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए भारत ने अपना जो चंद्र मिशन 3 है, यानी कि चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। अब ये जो 23 अगस्त है, इसको मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि जैसे ही ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, तो भारत जो है, भारत का जो चंद्र मिशन 3 है, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला ऐसा मिशन बन गया है विश्व का जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। साथ ही साथ अगर बात करें कि चंद्रमा पर अब तक कितने देश उतर चुके हैं, तो इससे पहले भारत से पहले 3 देश हैं जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा मिशन उतरा था? तो अपोलो 11 उतरा था, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चंद्रमा की सतह पर। कब करी थी? तो 1969 में इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। वहीं पे बात करें अगर रूस की, तो रूस का लूना 9 मिशन था, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। कब करी थी? 1966 में इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चंद्रमा की सतह पर, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी। उसके बाद चीन है, चीन का चांग 3 मिशन गया। चांग 3 मिशन था, जिसने लैंडिंग करी थी चंद्रमा की सतह पर। और कब करी थी? तो वर्ष 2013 में इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। साथ ही साथ अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। और कब करी है? तो यहाँ पर आपको बता दें, ये करी गई है 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अब जहाँ पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, यानी कि जहाँ पर भारत का चंद्र मिशन 3 उतरा है, उस पॉइंट को क्या कहा गया है? तो उस पॉइंट को कहा गया है शिव शक्ति पॉइंट। उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा जो चंद्रयान 2 था, वो जिस जगह पर उतरा था, जहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस जगह को कहा गया है तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 की जहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को कहा गया है तिरंगा पॉइंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर और क्या है कि जो हमारा चंद्रमा है, जैसे हमने आपको बता दिया कि जो चंद्रयान 3 है, ये 23 अगस्त को उतरा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाएगा। अब यहाँ पर जब ये यहाँ पर लैंडर उतरा, तो इसने क्या करा? इसने होप प्रयोग करा। अब ये होप प्रयोग क्या होता है? इसमें जब यहाँ पर इसने एक ट्रिगरिंग दी, इंजन को एक ट्रिगरिंग दी गई, और उस कमांड के माध्यम से, यानी कि ट्रिगर के माध्यम से, कमांड के माध्यम से जो लैंडर का इंजन था वो चालू हो गया। और ये क्या हुआ? चंद्रमा की सतह से 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद फिर इसने बहुत ही आराम से, सुरक्षित रूप से जो है चंद्रमा पर लैंड कर लिया। ये था हमारा होप प्रयोग। अब इसके माध्यम से हुआ क्या है? इस प्रयोग के माध्यम से ये हुआ है कि ये प्रयोग भारत ने करके देखा। अब इससे भविष्य में हम मानव को भी चंद्रमा पर भेज सकेंगे, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है।
चलिए आगे देखते हैं कि हमारे इसमें जाने वाले कौन कौन से पेलोड्स थे। जितने भी पेलोड्स भेजे गए ये सारे के सारे स्वदेशी थे, यानी कि भारत द्वारा निर्मित थे। और कौन कौन से पेलोड थे? सबसे पहले था हमारा पॉपुलेशन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या करता है कि यहाँ से जब हमारा प्रक्षेपण यान इसे ऊपर लेके गया, तो जब प्रक्षेपण यान हट जाता है पूरा, जैसे कि आपको पता ही होगा, पूरी एक प्रोसेस चलती है और धीरे 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 एक एक करके उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग होते चले जाते हैं प्रक्षेपण यान के। तो वहाँ पर जब लास्ट में पॉपुलेशन मॉड्यूल का क्या कार्य होता है कि ये क्या करता है, जो हमारा प्रक्षेपण यान में हमने जो भेजा है लैंडर मॉड्यूल, यानी कि जो हमने उसमें पेलोड्स भेजे हैं, लैंडर भेजा है, रोवर भेजा है, उस पूरे को लेके कहाँ तक जाएगा? इसका काम होता है उस पूरे को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? पॉपुलेशन मॉड्यूल लेकर जाता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल रखा गया है। लैंडर क्या करेगा? वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके अंदर क्या है, इस लैंडर पे भी कुछ पेलोड्स लगे होंगे, साथ ही साथ इसमें जो रोवर गया है उस पर भी पेलोड्स लगे हुए होंगे। और ये पेलोड क्या, रोवर क्या करेगा? रोवर चंद्रमा की सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। वहाँ पर ये देखेगा कि कौन कौन से यहाँ पर तत्व हैं, क्या क्या, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे इस पे जो हमारे कैमरास लगे होंगे वो वहाँ का 3D मानचित्रण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बता दें आपको कि जो लैंडर है उसका नाम क्या था? हमारा जो लैंडर गया चंद्रयान 2 में और 3 में, उसका नाम था विक्रम। और साथ ही साथ जो रोवर था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लैंडर और रोवर में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप रोवर को विक्रम लिख के वो पूछ ले, या लैंडर को प्रज्ञान लिख के पूछ ले। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि इसका उद्देश्य क्या था। हमारा चंद्रयान 3 का उद्देश्य ये था कि वो चंद्रमा पे पहली बात तो सॉफ्ट लैंडिंग करे, आराम से वहाँ पर लैंड हो जाए। साथ ही साथ जो उसका रोवर है वो वहाँ पर संचालन कर सके, और संचालन करके वहाँ की जो भी तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करे। और यहाँ पर चंद्रमा पर एक वैज्ञानिक प्रयोग करना था, यानी कि इन सेतु एक प्रयोग करना था, जिसमें था क्या कि जो हमारे लैंडर और रोवर हैं वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा मानचित्रण करेंगे। अब यहाँ पर इनका जो जीवन काल था, इस मिशन का पूरा जो जीवन काल था वो क्या था कि एक चंद्र दिवस के बराबर था। एक चंद्र दिवस कितना होता है? एक चंद्र दिवस होता है हमारा पृथ्वी के जो 14 दिन होते हैं, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक चंद्र दिवस होता है। तो यहाँ का पर जो इस मिशन का पूरा जीवन काल था वो एक चंद्र दिवस के बराबर था। इसी टाइम में जो हमारा लैंडर और रोवर था उस पे जो पेलोड्स लगे थे उसके माध्यम से वहाँ पर उन्हें पूरा मानचित्रण करना था, सभी तत्वों के बारे में जानकारी लेनी थी, सारे काम उन्हें वहाँ पर अपने कंप्लीट करने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी जो वहाँ पर जब हमारा चंद्रयान लैंड हो चुका है और वहाँ पर उसने अपना कार्य करा है रोवर ने, और लैंडर पे जो पेलोड्स लगे थे, तो उससे हमें क्या क्या सटीक जानकारी मिली है, क्या क्या निष्कर्ष वहाँ पर निकल कर आए हैं। जब हमने पूरा अपना वहाँ पर सारा सर्वेक्षण करा तो उससे निष्कर्ष क्या निकले हैं कि जो तापमान है चंद्रमा का वो क्या है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि चंद्रमा की जो सतह है उसका तापमान 20 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, परंतु जब चंद्रयान गया, हमारा चंद्रयान 3 गया, तो उसके विक्रम लैंडर पर एक उपकरण लगा था जिसका नाम था सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड। इस पेलोड ने क्या करा, इसने चंद्रमा की सतह का तापीय व्यवहार जानने का प्रयास करा और किया क्या कि जो चंद्रमा है उसकी सतह की जो ऊपर की मृदा थी उसको कलेक्ट करा और उसके तापमान से इसने आइडिया लगाया, इसने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ चंद्रमा की सतह का तापमान क्या है। जो हमारे साइंटिस्ट अभी तक सोचते आ रहे थे कि जो चंद्रमा की सतह है उसका तापमान कितना है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन देखिए कितने ताज्जुब की बात है, जब निष्कर्ष निकाला गया, जब पूरा तापमान का कैलकुलेशन हुआ तो ये कितना निकला, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास निकला। यानी कि जो साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे थे उससे बहुत ज़्यादा यहाँ का जो है तापमान था। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पर निकले। यहाँ पर क्या देखा गया कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो हमारा जो प्रज्ञान रोवर गया उस पर एक उपकरण लगा था जिसका नाम था लेज़र इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण। इसने क्या करा, चंद्रमा की सतह के आसपास देखा, जो दक्षिणी ध्रुव है उसके आसपास इसने क्या पाया
कि सल्फर की उपस्थिति है, यानी कि सल्फर वहाँ पर उपस्थित है। साथ साथ इसने और भी बहुत सारे तत्व बताए जो चंद्रमा की सतह पर उपस्थित हैं। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अन्य तत्वों के बारे में भी पता लगाया। और क्या कहा, ये तत्व भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं, यानी कि चंद्रमा पर ये सभी तत्व मौजूद हैं। इससे पहले जो चंद्रयान 1 गया था उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि हमारा मैग्नीशियम और साथ ही साथ हमारा एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बारे में जानकारी हमारी चंद्रयान 1 के तहत भी दी गई थी। यानी कि जो हमारा चंद्रयान 1 गया था उसमें भी ये बताया गया था कि हमारा मैग्नीशियम, सिलिकॉन और हमारा जो एल्युमिनियम है वो भी चंद्रमा की सतह पर उपस्थित है। उसके बाद जो हमारा चंद्रयान 2 गया उसमें क्या कहा गया, उसमें जो पता लगाए गए तत्व वो कौन कौन से थे, तो उसमें मैग्नीज और क्रोमियम का पता लगाया गया। मैग्नीज और जो हमारा क्रोमियम है ये चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं। लेकिन अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया है उसने इन सभी तत्वों के बारे में जानकारी दी है कि ये सभी तत्व हमारी चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं और क्या निष्कर्ष निकले हैं। यहाँ पर क्या पता लगा है कि चंद्रमा की सतह पर एक विरल प्लाज्मा है। अब इस विरल प्लाज्मा का फ़ायदा क्या है कि जो हमारी रेडियो तरंगे हैं उनको ये अपने से पास होने देता है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर संचार किया जा सकता है, यानी कि हम चंद्रमा की सतह पर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसका पता किससे चला, तो हमारा जो रोवर था उस पर एक लैम्यूर प्रोब लगा था, जिससे ये क्या पता लगा कि विरल प्लाज्मा की उपस्थिति वहाँ पर है। और इस उपकरण के माध्यम से हमें ये चीज़ें पता लगी और साथ ही साथ ये सब चीज़ें पता लगी हैं। ये जो विरल प्लाज्मा है ये रेडियो तरंगों को अपने में से पास होने देता है, जिससे वहाँ पर संचार किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या पता लगा है कि जो चंद्रमा है उसकी सतह पर भी भूकंप आने की संभावना है। एक हमारा इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये पेलोड हमने भेजा और इससे क्या पता लगा कि जो चंद्रमा की सतह है, जिस तरीके से हमारी धरती पर भूकंप आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरीके से ही चंद्रमा की सतह पर भी भूकंप आने की संभावना का ये जो है संकेत देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 3D मानचित्रण किया गया, वहाँ की जो इमेजेस निकाली गई, उन इमेजेस के माध्यम से क्या पता लगा है कि हमारा जो चंद्रमा है वहाँ पर एक 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर है, यानी कि काफ़ी बड़ा एक क्रेटर है। अब आपको ये बता दें कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमारे चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर एक तो सूर्य का प्रकाश नहीं है और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पर जो जिस तरीके की एनवायरनमेंट है और साथ ही साथ वहाँ पे जो क्रेटर्स हैं उनकी वजह से वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी तक जितने भी हमारे मिशन किए जा रहे थे चंद्रमा के, चाहे वो भारत का हो चाहे अन्य देशों का हो, वो कहाँ पर किए जा रहे थे, तो उसके इक्वेटोरियल रीजन पर किए जा रहे थे, ध्रुव की तरफ नहीं किए जा रहे थे। अब देखिए थोड़ी सी हम यहाँ पर आपको जानकारी दे दें चंद्रयान 1 के बारे में, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रयान 1 के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछ ली, चंद्रयान 2 के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाएँ। तो देखिए जो चंद्रयान 1 है हमारा, वो कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 1 भी हमारा सेम जगह से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कब किया गया, तो 22 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया। अगर आप डेट याद न रख पाएँ तो ईयर ज़रूर याद रखिएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया था और इसे लेके जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो PSLV C11 जो है हमारा प्रक्षेपण यान था, जो इसे लेकर गया था चंद्रमा की सतह तक, चंद्रमा के ऊपर तक इसे लेके गया था। और इसका क्या फ़ायदा हुआ था, इस पर एक प्रोब लगा था जिसे कहा गया था मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसका नाम क्या था, मून इम्पैक्ट प्रोब। अब इस प्रोब ने क्या करा था, इस प्रोब ने हमें बताया था कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर पानी उपस्थित है, यानी कि पानी की उपस्थिति की जानकारी हमें मून इम्पैक्ट प्रोब से मिली थी और चंद्रयान 1 से ही हमें ये जानकारी मिल गई थी। और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों के बारे में जानकारी चंद्रयान 1 से हमें पता लग गई थी। ये यान कब ख़त्म कर दिया गया, इस मिशन को हमने 29 अक्टूबर
2009 को ख़त्म कर दिया, यानी कि चंद्रयान 1 जो मिशन था वो हमारा 29 अगस्त 2009 में ख़त्म हो गया, इसका एंड कर दिया गया। उसके बाद हमारा दूसरा मिशन गया चंद्रमा पर, चंद्रयान 2। अब ये चंद्रयान 2 भी जो भेजा गया वो प्रक्षेपण यान GSLV से ही भेजा गया था। इसकी डेट क्या थी? तो चंद्रयान 2 जो भेजा गया 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। जो हमारा चंद्रयान 2 था 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इसे लेके जाने वाला प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो GSLV जो है लॉन्च व्हीकल था इसे लेके जाने वाला, जो इसे यहाँ से लेकर गया कहाँ तक? चंद्रमा की सतह तक लेकर गया। वहाँ पर हम ये कहते हैं कि चंद्रयान 2 जो हमारा था वो हमारा विफल रहा, यानी कि हमारा चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया। लेकिन हम पूरी तरीके से इसे विफल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर जो इसके साथ गया था चंद्रयान 2 पे, वो अभी भी वहाँ पे ऑर्बिट में घूम रहा है और अभी भी काम कर रहा है। बस वहाँ पे जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम अपने रोवर को वहाँ पर संचालन नहीं कर पाए, हमारा रोवर वहाँ पर नहीं घूम पाया। साथ ही साथ आपको बता दें ये यान कब आपका ख़त्म हुआ? तो 6 सितंबर 2019 को इससे हमारा जब हमारी इसकी क्रैश लैंडिंग हुई तो क्या हुआ? इससे हमारा संपर्क टूट गया। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जब क्रैश जहाँ पर जिस पॉइंट पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? तो क्या नाम रखा गया था इसका? तिरंगा पॉइंट इसका नाम रखा गया है, तिरंगा पॉइंट। और हमारा जो चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट इस जगह का नाम रखा गया है। तो ये हमारा पूरा चंद्रयान के बारे में था। चंद्र मिशन पूरा जो भारत का था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मैंने यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बताने की पूरी कोशिश करी है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और चंद्रयान 3 जो है पहला ऐसा मिशन है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। तो ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कथन आपसे कह रहा है इसे भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिनो कण। अब ये न्यूट्रिनो कण क्या होते हैं? हाल ही में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है उसकी जो सेंट्रल डिस्क है वहाँ पर से जो न्यूट्रिनो है उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया है। इनका कहना यह है कि हमारी मिल्की वे की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसके बारे में पता कैसे लगा, क्या किस तरीके से इसके बारे में अवलोकन किया गया, किस तरीके से ये जानकारी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने हासिल करी। तो एक हमारे आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला है जिसके द्वारा एक डेटा कलेक्ट किया गया, और उस डेटा के माध्यम से साइंटिस्टों ने ये कहा कि हमारे न्यूट्रिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से उन्होंने हमारे न्यूट्रिनो की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब ये आइस क्यूब जो न्यूट्रिनो वेधशाला है ये है क्या? ये वेधशाला हमारी जो दक्षिणी ध्रुव है उस वहाँ पर जो हिमाच्छादित सतह है वहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया गया है, और इसका कार्य क्या है कि ब्रह्मांड का निरीक्षण करना और साथ ही साथ जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज के बारे में पता लगाने के लिए इसे वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, और ये अपनी तरीके की पहली ऐसी वेधशाला है। अब देखिए जो खगोलीय घटना होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए इस वेधशाला को क्या चाहिए होता है? पारदर्शी पदार्थ चाहिए होता है। पारदर्शी पदार्थ चाहिए होता है, और वो जो पारदर्शी पदार्थ है हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पे जो जल है और जो हिमाच्छादित सतह है वो एकदम क्लियर है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो वो जो वहाँ का जल और पारदर्शी हिमाच्छादित सतह है जो पारदर्शी पदार्थ, उसको ये यूज़ करती है किसके लिए? खगोलीय घटनाओं को कैप्चर करने के लिए। और ये जो वेधशाला है ये क्या करती है? जो पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी पर जो सूर्य से जो कॉस्मिक रेज आती हैं उनका भी अवलोकन करती है।
इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो 14 देशों के तकरीबन 58 जो संस्थान हैं उन्होंने मिलके इसे इस्टेब्लिश किया है। अब आपको बता दें कि भारत का इसमें कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। भारत के किसी संस्थान का इस वेधशाला को इस्टेब्लिश करने में, इस वेधशाला के क्रियान्वयन में कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। अब ये जो वेधशाला है इसने किया क्या, जो यहाँ से खगोलीय घटनाएं हुई उनको कैप्चर किया, तो जो हमारी अलग इमेज होती है, एक अलग ही इमेज निकल कर सामने आई। कहाँ पर? हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में। और उस इमेज के माध्यम से क्या कहा गया कि यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो की संख्या बहुत ज़्यादा है और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। अब देखिए ये जो वेधशाला है, यहाँ पर जो इमेज निकलती है, ये इमेज जो है अन्य वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं जैसे कि एक्सरे हो गया, कॉस्मिक रेज के लिए हो गया, उनसे अलग इमेज निकलती है। उन पर आधारित इमेज जो निकलती है उससे बिल्कुल अलग इमेज हमारे सामने निकल कर सामने आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं। न्यूट्रिनो के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूट्रिनो क्या होते हैं कि जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसी तरीके का एक हमारा कण होता है, मौलिक कण होता है। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे हमारा एक परमाणु होता है, परमाणु किससे बना होता है? तो परमाणु हमारा बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नॉर्मली हम यही जानते हैं कि इन 3 चीज़ों से हमारा एक परमाणु बना होता है। तो हम परमाणु को तो फर्दर डिवीज़न कर सकते हैं इन 3 में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन जो न्यूट्रिनो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। वो एक बहुत ही छोटा मौलिक कण है। अब इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान बहुत कम होता है, और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है न्यू, है ना। यहाँ पर देखो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है इस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। सेम उसी तरीके से अगर ना आप नाम से समझे न्यूट्रॉन, इसी तरीके से क्या है न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो पे भी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो है इसकी जो होता है हाफ स्पिन कण होता है। अब ये देखिए इसका जो स्रोत होते हैं, स्रोत के जो बताया है अभी, क्या बताया है कि मिल्की वे जो है इसका स्रोत है। और जब ये अपने स्रोत से निकलता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड जो होती है प्रकाश की रफ्तार से, यानी कि लाइट के बराबर इसकी स्पीड होती है। जो लाइट की स्पीड होती है सेम स्पीड इसकी होती है। और ये कैसे जो है चलता है? तो ये एक सीधी रेखाओं में गति करता है, यानी कि इसका ट्रांसवर्स नेचर नहीं होता है। अब ये जो पदार्थ है ये अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता, और जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, जो हमारे परमाणु होते हैं उसके न्यूट्रॉन से होकर निकल सकता है, उसके न्यूक्लियस से होकर वो निकल सकता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है गोस्ट पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ये किसी और परमाणु के साथ जो है किसी तरीके की क्रिया नहीं कर रहा और कहीं से भी होकर निकल सकता है, यानी कि किसी भी कण के, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस से होकर ये जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? गोस्ट पार्टिकल। अब ये जो होते हैं, ये जो न्यूट्रिनो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। अब ये जब यात्रा करते हैं, यानी कि अपने स्रोत से निकलकर जब किसी दूसरी जगह तक ये जाते हैं, तो क्या होता है, इनकी जो टाइप है वो चेंज होती रहती है। यानी कि जब ये अपने स्रोत से निकला न्यूट्रिनो, तो मान लीजिए ये था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, लेकिन ये जब अपनी यात्रा कर रहा है तो यात्रा के दौरान ये किस में चेंज हुआ? या तो टाउ में चेंज हो गया या म्यूऑन में चेंज हो गया। अब जब ये इसमें चेंज होगा तो यात्रा के दौरान ये अपनी जो है स्टेज चेंज करता रहता है, मतलब अपनी टाइप चेंज करता रहता है। और जब इसकी टाइप चेंज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूट्रिनो दोलन, यानी कि न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब ये यात्रा के दौरान अपना प्रकार चेंज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से टाउ न्यूट्रिनो में या टाउ न्यूट्रिनो से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में जब ये चेंज होता है तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूट्रिनो दोलन, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन इसे कहा जाता है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि ये इलेक्ट्रॉन के समान ही मौलिक कण होते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं और इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि ये परमाणु का भाग होते हैं,
यहाँ पर आपको बता दें ये मौलिक कण तो होते हैं लेकिन ये परमाणु का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, कथन 2 हमारा गलत है। तीसरा कथन कह रहा है ये आवेश रहित होते हैं, यानी कि इन पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरीके से न्यूट्रिनो पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव होंगे, ये न्यूट्रल होते हैं, तो इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हमारा सही है। तो कथन 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इससे हमारा यहाँ पे हमारे से पूछा क्या है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नॉन शुगर स्वीटनर्स को लेके। आप आजकल की लाइफ में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हम ज़्यादा कैलोरीज ना लें, अपनी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या यूज़ करते हैं, नॉन शुगर स्वीटनर्स का यूज़ कर दें। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि नॉन शुगर स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जो WHO है उनकी एक एजेंसी है जिसे का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी। ये जो कैंसर अनुसंधान एजेंसी है इसने क्या कहा है कि जो हमारे नॉन स्वीटनर्स होते हैं, नॉन शुगर स्वीटनर्स होते हैं, इसमें एक जो हमारा तत्व यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एप्सिट्रम। ये जो एप्सिट्रम होता है ये क्या करता है, एप्सिट्रम हमारा मानव में अगर इसकी हम मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो मानव में ये कैंसरकारी तत्व है, यानी कि आप अगर इसका यूज़ करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, आपको कैंसर हो सकता है। तो हम लोग जो हम अपना शुगर को छोड़ के नॉन शुगर स्वीटनर्स की तरफ जा रहे हैं उसको ना यूज़ करके हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक स्वीटनर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारी जो स्टीविया लीव्स होती हैं, स्टीविया लीव्स को हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कह रहा है कि जो हमारे नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं नॉन शुगर स्वीटनर्स का, क्योंकि जो हमारी शुगर है उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें बहुत कम या कहा जाए तो शून्य कैलोरीज होती हैं, और साथ ही साथ ये जो है इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है। जो चीनी है, सामान्य चीनी और जो हमारे फलों की तुलना में ये प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करता है, यानी कि अगर चीनी को हम 1 ग्राम डालें तो उससे जो मीठापन हमें मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा मीठापन हमें किससे मिलेगा, नॉन शुगर स्वीटनर्स को 1 ग्राम डालने पे हमें मिलेगा। ये कैसे पैदा किया जाता है, किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसको कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है। कृत्रिम रूप से इसे बनाया जाता है किससे, या तो इसे रसायनों के माध्यम से बनाया जाएगा, रसायन यूज़ किए जाएंगे इसे बनाने में, और अगर यहाँ पे प्राकृतिक जूस का यूज़ कर रहे हैं, प्राकृतिक अर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसमें कुछ ना कुछ रसायन का यूज़ किया जाता है और फिर इन्हें तैयार किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिन पे लिखा होता है शुगर फ्री, तो ये जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिले शुगर फ्री, वहाँ पर इन सब का यूज़ किया जाता है। ये कई पेय पदार्थों में यूज़ किए जाते हैं और खाद्य पदार्थों में इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे फ्रोज़न जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं, कैंडी हुआ, बेक किए गए जो खाद्य पदार्थ हैं, च्युइंगम्स हैं, नाश्ते में खाए जाने वाले जो अनाज हैं, जेलेटिन है और पुडिंग, इन सभी में हमारा नॉन शुगर स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है। अब आपको बता दें कि आप कितनी मात्रा तक जो है नॉन शुगर स्वीटनर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक दिन में सिर्फ 40 मिलीग्राम तक अगर आप नॉन शुगर स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए सेफ़ है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए कैंसरकारी हो सकता है, आपको इससे कैंसर हो सकता है। और आप जान ही रहे हैं कि अभी भारत में जैसे आप देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये कब से हो रहा है, तो जो हमारा कोविड का दौर गया है उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि भारत में कैंसर का जो मामले हैं बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जो है इनको अवॉइड करके कुछ अपने अलग जो प्राकृतिक स्वीटनर्स हैं उनको यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पर बताएं, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, ये हमारी WHO की एक एजेंसी है जो करती क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो ये अनुसंधान और समन्वय और संचालन का कार्य करती है। किसके लिए, मानव में जो कैंसर होता है, मानव में कैंसर के कारणों के बारे में ये जानती है कि किस किस कारण से मानव में जो है कैंसर हो सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि नॉन शुगर स्वीटनर्स जो है इसकी वजह से हमारे मानव में जो है कैंसर हो सकता है। साथ ही क्या करता है,
कार्सिनोजेनेसिस की जो कार्यप्रणाली होती है उसे समझने में ये हेल्प करता है। अब ये क्या होती है, जो कैंसर होता है, कैंसर के प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। तो जब ये स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये फैल रहा है, क्या क्या इसमें हमारा जो है क्या क्या रीज़न है जिसके कारण से ये फैल रहा है, इन सभी की जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है हमारा कार्सिनोजेनेसिस। फिर साथ ही साथ ये क्या करता है, कैंसर नियंत्रण के लिए जो वैज्ञानिक जो रणनीतियाँ तैयार करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमने आपको मोटा मोटा बताया कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी जो है वो क्या कार्य करती है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि ये जो है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये एक WHO की एक एजेंसी है। आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं कि नॉन शुगर स्वीटनर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने नॉन शुगर स्वीटनर्स एपिस्ट्रम को मनुष्य के लिए कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। तो हमने ये आपको बताया ही कि मानव के लिए क्या कहा गया है कि मानव में कैंसर कर सकता है, कैंसरकारी हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, ये आपसे कह रहा है इनमें बहुत अधिक कैलोरीज होती है। तो जो नॉन शुगर स्वीटनर्स का हम यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैलोरीज होती हैं वो या तो बहुत कम होती हैं या शून्य के बराबर होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड कथन जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। तीसरा कथन आपसे कह रहा है इन्हें कृत्रिम रूप से रसायनों से या कृत्रिम अर्कों से भी तैयार किया जाता है। तो ये हमारा सही है, तीसरा कथन सही है, क्योंकि इन्हें रसायनों से तैयार किया जाएगा। या अगर प्राकृतिक अर्कों से भी तैयार किया जा रहा है तो उसमें भी कुछ रसायन का ये यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपसे कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, भारत 6G अलायंस। हाल ही में क्या है, हमारा जो दूर संचार विभाग है उसने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। यह क्या है, यह एक सहयोगी मंच है जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, साथ ही साथ शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन इसमें शामिल हैं। यानी कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो हमारी जो कंपनियां हैं, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन यहाँ पर शामिल हैं। ये 6G अलायंस करेगा क्या, ये भारत का जो 6G अलायंस है वैश्विक स्तर पर, यानी कि जो और देशों के जो 6G अलायंस हैं उनके साथ गठबंधन करेगा और साथ ही साथ उनके साथ समन्वय स्थापित करेगा, जिससे होगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित होगा और साथ ही साथ ज्ञान का आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का आदान प्रदान आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए ये जो 6G नेटवर्क है, 6G अलायंस है, 6G नेटवर्क है, ये क्या है, आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अभी हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली जगह पर हम 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम 5G भारत में यूज़ कर रहे हैं। तो भारत क्या चाह रहा है कि अपना एक 6G नेटवर्क हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी जो हम स्पीड अपने मोबाइल में देखते हैं तो Mbps में हमें स्पीड दिखाई देती है। तो ये जो क्या करेगा, ये किस स्पीड तक हमें डाटा देगा, तो इसकी जो स्पीड होगी कहा जा रहा है 1000 Gbps। कितनी ज़्यादा स्पीड है, 1000 Gbps की ये स्पीड पर काम करेगा। और इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएंगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, तो 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ और 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें ये कम लेटेंसी 1 मिलीसेकंड वाली प्रौद्योगिकी है। कम लेटेंसी का मतलब क्या है, यानी कि लेटेंसी का मतलब समझते हैं। लेटेंसी क्या होता है कि जो हमारा प्रसारण होता है या जो भी हम डेटा प्राप्त करते हैं उसमें जो देर होती है, आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी तो वफरिंग होती रहती है, इस तरीके से गोल 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 उसमें आपके सिस्टम पे स्क्रीन पे घूमता रहता है एक सिग्नल। तो वो क्या होता है, वफरिंग होती है, हमारा डेटा आने में विलम्ब होता है। तो इस विलम्ब को ये कम करेगा, कितना कर देगा, 1 मिलीसेकंड तक कर देगा। तो ये लेटेंसी जो है बहुत कम हो जाएगी। ये जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग देगा, यानी कि हम जो कंप्यूटिंग का काम करते हैं वो बहुत स्पीडली कर पाएंगे, ईज कंप्यूटिंग होगी और प्रौद्योगिकी अभिसरण आदि में जो है ये सहायक होगा। चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारत 6G अलायंस यानी कि B6GA लॉन्च किया है, तो ये सही है। दूसरा कथन आपसे क्या कह रहा है, इसमें केवल सार्वजनिक कंपनियां ही शामिल हैं। हमने क्या पढ़ा कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों ही क्षेत्र की जो है कंपनियां शामिल हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, केवल एक हमारा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नासा का परसिवरेंस रोवर, इसने क्या करा है, ये मंगल ग्रह पर गया है और वहाँ पर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों की इसने खोज करी है। अब जो कार्बनिक पदार्थ मिले कहाँ पर हैं, तो मंगल ग्रह का जो जेजोरा क्रेटर है वहाँ पर इनकी प्राप्ति हुई है। ये जेजोरा क्रेटर है क्या, ये जेजोरा क्रेटर एक बहुत ही प्राचीन एक झील है, जिसे ये कहा जाता है, झील का बेसिन है बेसिकली, और जिसे ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो आदिकाल का जीवन था उससे संबंधित वहाँ पर कुछ हमें साक्ष्य मिल सकते हैं। और यहाँ पर अभी नासा के रोवर ने क्या करा है, कार्बनिक पदार्थों की खोज करी है। इस रोवर पे कौन सा उपकरण लगा हुआ था, तो स्क्रीनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर ऑर्गेनिक और एंड केमिकल्स नाम का एक उपकरण लगा था, जिसकी मदद से यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की खोज की गई है। ये याद रखिएगा, मंगल ग्रह के कौन से क्रेटर पे की गई है, तो जेजोरा क्रेटर पर इसकी खोज की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो हमारा उपकरण है ना, इसने जो खोज की है इसमें किस तरीके से इसने खोज करी है। जो हमारा उपकरण था इसने कार्बनिक पदार्थों की और जो खनिजों का वहाँ पर खोज करा है उसको पता लगाने के लिए किया क्या, तो इसने एक अल्ट्रा वायलेट लेज़र प्रकाश का प्रयोग करा, और जिसके माध्यम से क्या है, ये जो हमारा उपकरण है ये दिन और रात दोनों में ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिन में ही काम करेगा, ये रात में भी प्रॉपरली काम कर सकता है, दोनों टाइम पे ही काम कर सकता है। और ये वर्क किस पे करता है, तो ये करता है काम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है ये अपने काम में। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें किया जाता है, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश के जो अणु होते हैं उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पदार्थ पे बिखेर दिया जाता है, पूरी तरीके से स्कैटर्ड कर दिया जाता है। और जब ये स्कैटर्ड हो जाता है यानी कि प्रकृत हो जाता है, तो इस स्कैटर्ड प्रकाश की क्या की जाती है, फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है कि किस जगह पे जो पूरा पदार्थ है उसकी कौन कौन सी जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है और उस फ्रीक्वेंसी से ही पता लगता है कि कौन कौन से उसमें यौगिक जो है मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह पर जो हमारा जेजोरा क्रेटर है वो कहाँ पर स्थित है, क्या है, तो ये एक प्राचीन झील बेसिन है, और यहाँ पर क्या है, आदिकाल से जो जीवन है उसमें के होने के जो है प्रमाण मिल सकते हैं। और अभी इससे पहले क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है मंगल ग्रह पे कार्बनिक पदार्थों की खोज की गई है। इससे पहले गेल क्रेटर था मंगल ग्रह का, जहाँ पर कार्बनिक रसायनों की खोज की गई थी। इससे पहले भी ऐसा किया गया है, लेकिन कहाँ पर हुआ है, तो गेल क्रेटर पर हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अभी का जो क्रेटर का नाम है और पुराना क्रेटर का नाम याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया जाएगा कि अभी नासा ने मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर कार्बनिक पदार्थों की खोज करी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी होती हैं तो हमें वो याद रहती हैं, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अपना इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, परसिवरेंस रोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थों की खोज की है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है, इन कार्बनिक पदार्थों की खोज मंगल ग्रह के गेल क्रेटर से हुई है। देखा, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि कभी कभी इस तरीके के कथन वो दे देता है, तो गेल क्रेटर पर नहीं, किस पे हुई है, जेजोरा क्रेटर पर इसकी खोज हुई है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, इन कार्बनिक पदार्थों को स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंटल विद रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स उपकरण की मदद से खोजा गया है, तो ये भी हमारा सही है। तो नीचे क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, तो कौन सा सही है, 1 और 3 सही है, सेकंड हमारा गलत है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा यूक्लिड मिशन। यूक्लिड मिशन किसके द्वारा भेजा गया है, तो अभी जो है हमारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी यूक्लिड मिशन को भेजा था, यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो ये मिशन क्या करेगा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो हमारी ब्रह्मांड में है उनके रहस्यों के बारे में हमें जानकारी देगा। अब आपको बता दें कि ब्रह्मांड में जो हमारी डार्क एनर्जी है वो तकरीबन माना जाता है कि 68% तक जो है हमारी डार्क एनर्जी है और साथ ही साथ 27% तक हमारा जो है डार्क मैटर है। तो इतने ज़्यादा प्रतिशत के बारे में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक तरीके से ये ब्रह्मांडीय रहस्यों के अध्ययन करेगा, उसके बारे में खोज करेगा और उसके बारे में हमें बताएगा। अब किस तरीके से बताएगा, तो यूक्लिड मिशन पर एक जो है परावर्तक टेलीस्कोप लगाया गया है। परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्शन है ना। यहाँ पर होगा क्या, जो हमारा प्रकाश आता है उसको रिफ्लेक्ट करेगा ये टेलीस्कोप और उसके माध्यम से ये क्या करेगा, जो हमारी अरबों आकाशगंगाएं हैं उनका 3D मानचित्रण करेगा। 3D मानचित्रण ये तैयार करेगा पूरे ब्रह्मांड का। अब देखो ये जो टेलीस्कोप है इसमें 2 उपकरण हैं, एक है विजिबल वेवलेंथ कैमरा और साथ ही साथ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर। इन दोनों के माध्यम से क्या होगा, कैमरा है और साथ में एक स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो हमारा प्रकाश आएगा उसका रिफ्लेक्शन होगा और उसके माध्यम से ये कैमरा और जो स्टेथोस्कोप है ये क्या करेगा, 3D मानचित्रण करेगा हमारे ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं का, जिससे हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में पता कर पाएंगे। और ये क्या रहा है, ये सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली में जो लिंग्रेंज बिंदु 2 है उसकी ओर यात्रा कर रहा है। अब ये जो लिंग्रेंज पॉइंट होते हैं, यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ तक पहुँच जाएगी, कोई भी मिशन इस लिंग्रेंज पॉइंट तक पहुँच जाएगा तो ये स्टेबल हो जाता है उस जगह पे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सन होता है और मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, क्योंकि बात क्या कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का लिंग्रेंज पॉइंट की बात कर रहा है। तो इस सूर्य का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ ही साथ पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ पर मान लीजिए ये एक बिंदु है जहाँ पर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इस बिंदु पे कोई चीज़ रखी हुई है तो वो ना तो सूर्य की तरफ खींच के जा रही है और ना ही पृथ्वी की तरफ खींच के जा रही है, स्टेबल हो रही है। तो इस तरीके के जो पॉइंट होते हैं उन्हें कहा जाता है लिंग्रेंज पॉइंट। और ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। 5 लिंग्रेंज पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी एक वीडियो थी जिसमें हमने अंतरिक्ष की टर्मोलॉजीज़ के बारे में बताया था, उसमें विस्तार पूर्वक बताया है। तो यहाँ और जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सूर्य मिशन गया है, सूर्य पर जो हमने मिशन भेजा है वो भी हमने आदित्य L1 के नाम से भेजा है। तो वो जो L1 है, L1 भी एक लिंग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर वो जाएगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, आदित्य L1। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि नासा द्वारा जो है यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया है। ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि नासा ने लॉन्च नहीं करा है, यूरोपीय एजेंसी के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है, नासा ने लॉन्च नहीं किया है। दूसरा कथन कह रहा है इस मिशन का उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना है। तो ये कथन हमारा सही है। किस लिए भेजा गया है, कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया है। आगे क्या कहता है कि उपरोक्त तथ्यों में से कौन सा से सही नहीं है। क्या पूछा है ये याद रखिएगा, सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है, पहला हमारा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक है हमारा सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या है, तो हमने एक अभी नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसको हम सागर संपर्क के नाम से जान रहे हैं। ये क्या है, हाल ही में हमारा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, सागर संपर्क का नाम दिया गया है। इस नाम से इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है, यानी कि क्या करेगा, ये नेविगेट करेगा चीज़ों को और स्थल आधारित है। ये नेविगेशन सिस्टम हमने क्यों लॉन्च करा है कि जो हमारा पुराना जो नेविगेशन सिस्टम था, यानी कि जो हमारा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, उसमें जो भी कमियां थी, जो भी उसकी त्रुटियां थी और जो भी उसमें अशुद्धियां थी,
है ना, जो भी उसमें कमियां हो रही थी, जो भी उसमें गलतियां हो रही थी, उन सभी को सुधारने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमने लॉन्च करी है, जिसका नाम क्या दिया गया है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। आगे ये कह रहा है कि ये क्या करेगा कि किसी भी स्थान पर की जो है अधिक सटीक जानकारी देगा। यानी कि अब तक जो हमें जीएनएस था उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हो रही थी, वो एकदम सटीक जानकारी हमें नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से जो हमारे पोत थे उनके एक्सीडेंट भी हो जाते थे, तो उसको कम करेगा। तो ये क्या करेगा कि हमें अधिक सटीक जानकारी देगा। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है सटीक ज्ञात स्थानों पर रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यानी कि कुछ रेफरेंस स्टेशंस अलग अलग जगह पे स्थापित किए गए हैं, जो जीएनएस संकेतों के लिए रियल टाइम करेक्शन प्रदान करेंगे, यानी कि रियल टाइम करेक्शन ही देंगे। अब जो जीएनएसएस उपग्रह था, जीएनएसएस उपग्रह में एक समूह को संदर्भित करता है। ये क्या है कि जो हमारे अंतरिक्ष से सिग्नल प्रदान करता है, यानी कि जो अंतरिक्ष से सिग्नल हमें देगा, और जो हम नीचे अपना नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमें हेल्प करेगा। ये जो है यह वैश्विक कवरेज के लिए जीएनएसएस रिसीवर को पोजीशनिंग और टाइमिंग आधारित डेटा प्रसारित करेगा। यानी कि ये हेल्प किस में कर रहा है, जो हमारा जीएनएसएस सिस्टम है उसमें ये हेल्प कर रहा है। इससे होगा क्या, जो अभी तक हम जीपीएस यूज़ करते हैं, ठीक है, जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो ये क्या है, विश्व के प्रमुख जीएनएसएस सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं, जीपीएस किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो जो है यूरोप का है, बायडू हमारा चीन का है, और नाविक भारत का है। ये जो जीपीएस सिस्टम्स हैं इन सभी की ये हेल्प करेगा, किससे, जो हमने जीएनएसएस सिस्टम हमने लॉन्च किया है उसके माध्यम से, सागर संपर्क से ये हमारा पूरा जो है हेल्प करेगा। देखते हैं हमारे सागर जो संपर्क हमने स्थापित किया है, लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है इसका, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, सुरक्षित नेविगेशन प्रदान करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सटीक जानकारी देगा आपको कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं स्थापित हैं, बिल्कुल एकदम सटीक आपको जानकारी देगा। और उससे होगा क्या कि हमारा जो नेविगेशन है वो सुरक्षित होगा, जिससे जो हमारे पत्तन हैं और पत्तन क्षेत्रों में जो टकराव होता था, यानी कि जो पत्तन थे, जो हमारे जहाज़ थे वो आपस में टकरा जाते थे, वो कम होगा, और ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जो जोखिम हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, जो हमारी भारतीय तटरेखा है उससे आप जानते हैं कि कितना 100 समुद्री मील तक हमारा अपना जो है आधिपत्य रहता है, तो उस तक 100 समुद्री मील तक के क्षेत्रों के लिए सटीकता एकदम बेहतर प्रदान करेगा। पहले क्या होता था, जो हमारा सिस्टम था नेविगेशन सिस्टम, उससे जो हमें जानकारी मिलती थी उसमें जो है 5 से 10 मीटर तक की उसमें दूरी रहती, सटीकता रहती थी कि 10 मीटर तक के दायरे में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अब वो जो जानकारी है वो कम होकर, वो सटीकता 10 मीटर से कम होकर कितनी हो गई है, 5 मीटर हो गई है। यानी कि 10 मीटर के एरिया की जगह वो एरिया कितना हो गया, 5 मीटर, लगभग आधा हो गया है। तो हमारी जो जानकारी होगी वो और ज़्यादा सटीक होगी और स्थिर अवस्था में पता लगेगी। स्थिर स्थिति का हमारे को सटीकता और जो स्थिति है हमारी किसी भी पत्तन की, उसमें हमारा सुधार होगा। अब देखिए यहाँ पर जो समुद्री नेविगेशन के लिए क्या हो रहा है, रेडियो सहायता में इसकी सहायता में रेडियो सहायता के लिए क्या किया गया है, लाइट हाउस और लाइटशिप महानिर्देशालय यानी कि DGLL की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे होगा क्या, जो हमारा DGLL है ये क्या है, ये हमारे किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये हमारा जो है पत्तन पोत परिवहन और जल मंत्रालय के अधीनस्थ एक कार्यालय है, जिससे हमारे जो भारतीय तटरेखा है, तटरेखा से जो हमारा 100 मीटर की समुद्री मील की जो दूरी है जो हमारे अंडर आती है, जिस पे हमारा अपना आधिपत्य है, जिसमें हम अपनी आवाजाही आसानी से कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है भारतीय तट पर समुद्री नेविगेशन के लिए सामान्य सहायता प्रदान करेगा। ये जो है ये भी आपको एक जो है सहायता प्रदान करेगा, किसके लिए, जो हमने एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है उसके लिए हमारा DGLL भी सहायता प्रदान करेगा। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, जो सागर संपर्क है ये स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, तो हाँ ये हमारा जो है सही है। दूसरा कथन कह रहा है,
DGNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करती है। तो जैसा कि हमने बताया, इससे पहले जो हमारा GNSS सिस्टम था उसकी जो भी कमियां थी कि पहले क्या बताता था, वो 10 मीटर का एक एरिया बताता था। अब वो जो कमी है वो कम करके कितना हो गया, 5 मीटर का हो गया है। तो ये क्या है, इस चीज़ को, इसकी कमी को ये सुधार रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने GNSS के जो विश्व के GNSS सिस्टम है, जैसा कि GPS है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ग्लोनस रूस का है, गैलीलियो यूरोप, बायडू चीन का है और नाविक भारत का है। ये प्रमुख जो है विश्व के GNSS सिस्टम है। तो ये हमने बताए थे, ये भी हमारे सारे सही हैं। ये याद रखिएगा कि कौन सा किस देश का है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल दे कि ग्लोनस जो है यूरोप का है और गैलीलियो जो है रूस का है। तो आपको वैसे ही पता लग रहा होगा, क्योंकि गैलीलियो को हम जानते हैं, गैलीलियो यूरोप से संबंधित था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में इधर उधर करके आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्ज़ाम में, और वहीं पे हम ज़रा सा कंफ्यूज होते हैं और हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है आपसे उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो यहाँ तीनों ही सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना। ये परियोजना किस लिए लॉन्च की गई है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है यानी कि NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमारी जो है 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना को शुरू किया है। ये परियोजना क्या करेगी, ये देश भर में जो हमारी डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली हैं उनको अपनाने के लिए तेजी लाएगी, यानी कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ करेगी, उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने का कार्य किया जा रहा है, कि अपनाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए कहा जा रहा है कि उसे हम जल्दी से जल्दी अपनाएं, जिससे क्या होगा, सारी चीज़ें डिजिटल होंगी तो हमें फ़ायदा होगा। हम सारी चीज़ें ऑनलाइन, हम घर बैठे बैठे, जैसे आजकल आप देखते हैं कि हम घर बैठे बैठे किसी भी हॉस्पिटल का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप घर से जाएंगे, वहीं पे जाके आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन से ईजी हो जाती हैं। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, जो विशेष भौगोलिक स्तर के भीतर एक लघु तंत्र स्थापित करना इसका लक्ष्य है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरी तरह से अपनाया जाएगा इसमें, और साथ ही साथ एक रोगी की संपूर्ण उपचार प्रक्रिया को डिजिटल जो स्वरूप है प्रदान किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में किसी इंसान का TB का इलाज किया गया, जो कि कोई, या फिर किसी ऐसी बीमारी का इलाज किया गया जो बहुत ही रेयर है, तो क्या होगा, उस बीमारी के बारे में अगर हमारा डिजिटल उस पर पता लग जाएगा, डिजिटल माध्यम हो जाएगा, तो दूसरे किसी हॉस्पिटल में अगर उस तरीके का कोई केस आएगा तो वो उस प्रिस्क्रिप्शन से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से उसका उपचार किया गया था, क्या क्या जो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस दी गई थी, क्या क्या दवाइयाँ दी गई थी, किस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया था। तो वो एक हमारी जो प्रणाली है वो अच्छी हो जाएगी, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, इस परियोजना के लिए जो वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन कौन करेगा, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा, यानी कि हमारा NHA करेगा। ऐसा नहीं है कि ये योजना जो है 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना ये पहली बार शुरू की जा रही है। वर्ष 2022 में इसे मुंबई में शुरू किया गया था, और अहमदाबाद और सूरत में, अहमदाबाद और सूरत में इसे 2023 में शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले शुरू की जा चुकी हैं अब, और इसे भारत में जो है नेशनल स्तर पर इसे यूज़ किया जा रहा है। अब आपको बता दें, जो हमारा ABDM है उसके क्या क्या लाभ हैं। ABDM क्या करता है, ये हमारे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं उनकी दक्षता में सुधार करता है। साथ ही साथ जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं उनमें पारदर्शिता लाता है, और क्या करता है कि इसका जो डेटा है वो आसानी से प्राप्त हो सके, ऐसा डेटा बनाता है कि डेटा प्राप्ति जो है आसानी से हो सके, और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि हमें अगर डिजिटल माध्यम से चीज़ें मिलेंगी तो हम उस पर निर्णय आसानी से ले सकेंगे। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की है,
ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है इस परियोजना को देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने के लिए तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। नीचे क्या कह रहा है कि कौन से कथन सही है, सही है पूछा है, तो एक और दो दोनों सही हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा BPAL खुराक परीक्षण। ये जो है ये किसके लिए है, तो ये टीबी के लिए जो है हमारी यूज़ की जा रही है, टीबी के लिए इसका यूज़ हो रहा है। तो टीबी तपेदिक के लिए संशोधित BPAL खुराक परीक्षण में उपचार की दर कितनी नापी गई है। जो हमारे मान लीजिए अगर 100 मरीज आ रहे हैं टीबी के, तो उसमें से 85% जो लोग हैं, 85 लोग जो है सही हो जाएंगे। तो कितनी आगे गई है उपचार की दर, 85% नापी गई है, 85% नापी गई है, या उससे अधिक भी हो सकती है। अब ये जो है जैसे कि हमारा पहले जो डॉट्स का चलता था उसमें भी 6 से 9 महीने तक का हमारा इलाज चलता था, इसी तरीके से BPAL जो है 6 महीने की पूरी जो है मुंह से लेने वाली खुराक है, मुंह से ग्रहण करने के योग्य है। और इसमें जो है 3 दवाइयों की खुराक तैयार की जाएगी। इसमें कौन कौन सी 3 दवाइयाँ होंगी, तो इसमें 3 एंटीबायोटिक्स होंगी, प्रीटोमैनिड, साथ ही साथ इसके साथ एंटीबायोटिक्स होंगी बेडाबिलिन और लाइंजोलिड। ये 3 दवाइयों को मिलाकर एक खुराक बनाई गई है। अब ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, अभी तक भी तो हमारा टीबी का इलाज होता था, बट एक टीबी की एक नया टाइप आया है, यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं कि जो दवाइयों से, जैसे क्या बोलेंगे यार, एक मिनट, देखिए इस दवाई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो टीबी है जिस तरीके से अभी टीबी में दवा से प्रतिरोधी हो गया है, यानी कि जो टीबी की हम दवा यूज़ कर रहे हैं उसी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसने अपनी बना ली है, उसका उन दवाइयों का टीबी पे कोई असर नहीं होता। तो उस दवा प्रतिरोधी क्षय रोग को, यानी कि XDR टीबी से ग्रसित जो रोगी हैं उनके लिए इस दवाई को यूज़ किया जाएगा। तो वो जो रोगी हैं उन्हें जब ये दवाई दी जाएगी तो क्या होगा, उनका इलाज किया जा सकेगा। ये उन रोगियों पर जो टीबी की प्रतिरोध क्षमता है जिनमें, उन रोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि XDR टीबी एक दुर्लभ प्रकार की बहु दवा प्रतिरोधी क्षय रोग है। ये क्या है कि रेजिस्टेंट है, यानी कि दवाई जो है उस पर असर नहीं करेंगे इस टीबी पर। तो क्या होगा, उसके लिए ये दवाई यूज़ की जा रही है। यह है आइसोसाइनाइड और रेफिमिन के प्रति प्रतिरोध होने के साथ साथ किसी भी फ्लोरोक्रेविनोन के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। यानी कि जो हमारी टीबी की दवाइयाँ थी उनमें जो मेन दवाइयाँ थी उन तीनों दवाइयों के प्रति ये प्रतिरोध क्षमता इसने बना ली है, और इसी के लिए हमने जो है एक अलग हमने दवाई ईजाद की है, तैयार की है, जिससे हम क्या करेंगे, इसको भी हम मात दे सकेंगे, इस तरीके के टीबी को भी हम मात दे सकेंगे। यह 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाइयों जैसे कि मिकेसिन, कैनामाइसिन और साथ ही साथ क्रेमोमाइसिन में से भी कम से कम एक के प्रति प्रतिरोधी होती है। यानी कि ये जो 3 दवाइयाँ थी इनमें से भी किसी एक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसकी होती है। इससे क्या है कि जो हमारा दवा प्रतिरोधी क्षय रोग था उसको भी हम सही कर पाएंगे। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। BPAL खुराक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है ये 2 वर्ष की पूरी तरह से मुक्त ग्रहण करने योग्य 3 दवाओं की खुराक है। तो हमने क्या बताया था आपको, ये 2 वर्ष के लिए नहीं 6 मंथ तक होती है, 6 मंथ की होती है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है इसका उपयोग व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो ये कथन हमारा सही है। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कथन कह रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक प्रीटोमैनिड के साथ साथ 2 अन्य एंटीबायोटिक यानी कि बेडाबिलिन और लाइसोजोलिड भी है शामिल। तो ये 3 दवाइयों की खुराक है। तो ये हमने बताया था, ये भी हमारा सही है। तो क्या कह रहा है, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो ब्लू स्काई प्रोजेक्ट हमारा अगला टॉपिक है। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट क्या है, तो हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के अनुसंधान एवं विकास रोड मैप का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसे क्या कहा गया है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है।
इस रोड मैप में लंबी दूरी में की यात्रा के लिए जो विशेष रूप से जो सड़क से यात्रा की जा रही है, लंबी दूरी की यात्रा किससे की जाती है, या तो हम ट्रेन से करते हैं कई लोग, या फिर किससे करते हैं, एरोप्लेन से करते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से सड़क से परिवहन किया जा रहा है उस क्षेत्र के लिए क्या किया जाएगा, फ्यूल सेल विकसित करने पर ये बल दे रही है। ये जो रोड मैप है ये किस पे बल दे रहा है, तो फ्यूल सेल के को विकसित करने पर बल दे रहा है, जो रोड पे बहुत लंबी यात्रा करते हैं, जो रोड के परिवहन के द्वारा जो बहुत बड़ी यात्रा करते हैं, जैसे कि हमारी बसों से जो यात्रा करते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट रोड मैप है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में अनुसंधान और विकास के लिए 3 प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं जिन्हें दिया गया है। पहला है हमारा मिशन मोड प्रोजेक्ट। जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये बहुत ही अल्प अवधि का प्रोजेक्ट है, यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवधि का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें किया जाएगा, इसमें जो है प्रारंभिक चरण वाले अनुसंधान किए जाएंगे और कार्यवाही उस पर की जाएगी। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट है, दूसरा है हमारा ग्रेट चैलेंज प्रोजेक्ट। ये जो है मध्य अवधि का प्रोजेक्ट होता है, यानी कि इसकी जो अवधि होती है वो 0 से 8 वर्ष की इसकी अवधि होगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाना, उसका प्रदर्शन करना होगा, ताकि जो हमारे स्टार्टअप हैं और जो उद्योग हैं वो अपना विकास कर सकें। उनके विकास को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उनके विकास के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और हमारी जो है क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ये है दूसरा हमारा ग्रेट चैलेंज प्रोजेक्ट। तीसरा हमारा है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। अब ब्लू स्काई प्रोजेक्ट क्या है, ये लॉन्ग अवधि के लिए है, बड़ी अवधि के लिए है, दीर्घ अवधि के लिए है, यानी कि 0 से 15 वर्ष की अवधि के लिए है। 0 से 15 वर्ष की अवधि में ये जो प्रोजेक्ट है ये असर दिखाएगा। इसके तहत मुख्य रूप से क्या होगा, वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा आईपी स्थापित करने और साथ ही साथ जो है भारतीय उद्योगों के लिए लाभ सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, जो हमारा आईपी है यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है, और साथ ही साथ भारत के जो उद्योगों में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय अनुसंधान और विकास क्षेत्र की क्षमताओं को विकसित करना होगा। यानी कि क्या करेगा, ये तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो है विकास करेगा। साथ ही साथ जो है हमारा रिवर्सिबल सील्ड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स में जो के क्षेत्र में जो है हमारा विकास करेगा, और सील्ड ऑक्साइड फ्यूल सेल के क्षेत्र में विकास करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो थर्मोकेमिकल वाटर स्लिपलिंग इत्यादि के क्षेत्र में जो है ये विकास करेगा। अब ये क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के विकास के माध्यम से क्या होगा, हमारी जो भारत की जो प्रौद्योगिकी है वो विकसित होगी, और भारत जो है आगे जो हमारा भारत का विज़न है अपना आत्मनिर्भर बनने का, उसकी तरफ ये आगे अग्रसर होगा। चलिए अपना इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है, केंद्र सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान और विकास रोड मैप के ड्राफ्ट के तहत ब्लू स्काई प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है, तो ये हमारा सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट लघु अवधि का प्रोजेक्ट है, यानी कि लघु अवधि में असर दिखाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया था, ये दीर्घ अवधि का प्रोजेक्ट है और कितना 0 से 15 साल में ईयर में ये जो है असर दिखाना शुरू करेगा। 1 से 2 माह तक का तो कोई इसमें प्रोजेक्ट ही नहीं था। जो हमारा एक प्रोजेक्ट था मिशन मोड प्रोजेक्ट था वो 0 से 5 वर्ष में असर दिखा रहा था। दूसरा था ग्रेट चैलेंज, वो भी हमारा जो है 0 से 8 वर्ष में हमारा अवसर दिखाना स्टार्ट कर रहा था। अब इसमें क्या कह रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला हमारा सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जुलाई मंथ के जितने भी हमारे साइंस एंड टेक के टॉपिक थे उन सभी पे विस्तार पूर्वक चर्चा करी है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अगस्त मंथ के साइंस एंड टेक के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, साथ बने रहिए। धन्यवाद।